नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। जो कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में हो रहा है, अगर किसी को थोड़ा बहुत घाव लग रहा है, वो ईरान है, कतर है, बहरीन है, उम, थोड़ा बहुत सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, कुछ आस-पड़ोस के दूसरे देश हैं, जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उन पर ईरान ने अटैक किए हैं क्योंकि वहां से भी अटैक हुए हैं। मामला इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले का है। मरे हैं वहां के एक ऐसे कट्टरपंथी, मैं तो कहूंगा कि महा आतंकवादी, जिन्होंने हमास जैसे संगठन पैदा किए, हिजबुल्लाह जैसे खड़े किए, हूती जैसे खड़े किए, और जिन्होंने कहा कि हम इजराइल का नामो निशान मिटा के रखेंगे, इसको नक्शे से उड़ा देंगे। तो वो अगर मरे हैं, तो ये भारत में जहां बैठे हैं लखनऊ, वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं शियाओं के। जम्मू कश्मीर में शिया हैं। आज विधानसभा में हम देख रहे हैं कि उनके पोस्टर लहराए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो है वो बयान दे रहे हैं कि जैसे दुनिया के कोई बहुत महानतम इंसान जो है उनको मार डाला गया है, उनके साथ बड़ी ज्यादती कर दी गई है। ये सब हो क्या रहा है? और आयतुल्लाह अली खamenei का भारत से एज सच या भारत के मुसलमानों से एज सच क्या नाता हो सकता है? क्या है ये सब? देखिए, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी इस्लाम की बहुत बुनियादी समस्या है। यानी जिस जिस देश के और दुनिया के जिस भूभाग में वो रहते हैं, उसके बाहर की दुनिया के प्रति लॉयल्टी। ये समस्या केवल भारत में नहीं है, अब तो ये समस्या पाकिस्तान में भी है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सेना के प्रमुख सैयद मुनीर ने शिया मौलानाओं की बैठक में और जो उन्होंने ईद के पहले रमजान में जो इफ्तार की पार्टी की थी, और वहां उन्होंने शियों को सीधे खरी खोटी सुनाई कि यदि आपको ईरान से बहुत ज्यादा प्रेम है तो ईरान चले जाएं आप, लेकिन आपको पाकिस्तान की सरहद के अंदर कोई खुराफात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एग्जैक्टली यही बयान संभल के सीओ ने ईद के पहले संभल के सीओ को दिया था, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपत्ति हुई थी। वो जो हैदराबादी जो है आपका ओवैसी को, यहाँ के लोगों ने उसकी आलोचना की थी। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी केवल इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ तक कि बहरीन जो एक अरब देश है, सऊदी अरब का पड़ोसी राष्ट्र है, उसकी आबादी 15 लाख है और उसकी 2/3 आबादी शिया है, लेकिन जो वहाँ का शेख है, जो वहाँ का राजा है, वो सुन्नी है। तो वो सब भी अपनी सरकार के खिलाफ बगावत में खड़े रहते हैं। जो सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है नड्स, एनडीजेड, वो जहाँ सर्वाधिक क्रूड ऑयल पैदा होता है, वहाँ की आबादी बहुमत शिया है। वो भी सऊदी अरब सरकार के खिलाफ रहती है और वो भी ईरान के साथ रहती है। यमन जो है बहुत सुंदर देश था, वहाँ पे जो है शिया सुन्नी का दंगा हो रहा है, वो देश में सिविल वॉर की नौबत है, और शिया ईरान के साथ हैं और सुन्नी को जो हिस्सा है उसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है। जो कश्मीर असेंबली में हो रहा है, वो केवल जो 5 अगस्त 2019 को जब संसद ने अधिनियम पारित करके आर्टिकल 370 को खत्म किया, उसके बाद से जो इस्लामी अहंकार है, जो घमंड है, जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हमने हिंदुस्तान पे 1000 साल हुकूमत की है, उस सेंटीमेंट को जो आघात पहुंचाया आर्टिकल 370 ने, और जो उससे जो उपजी जो हिंसा, जो उससे जो उपजी है कुंठा और निराशा, ये उसकी अभिव्यक्ति आप हो रही है, जो आपने अभी जो पिक्चर दिखाया कश्मीर असेंबली का। और क्या-क्या कहा गया है आपको याद होगा, महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि अगर आर्टिकल 370 हटाया गया, तो कश्मीर वैली में कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा। वो अलग बात है कि कल लाल चौक में जो है आज रामनवमी भी मनाई गई और वहाँ पे 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस को वहाँ पे शानदार उत्सव होता है।
और दीपावली भी मनाई गई थी। और स्थिति ये है कि जो फारूक अब्दुल्ला परिवार अपने को कश्मीर का मालिक समझते थे, राजा समझते थे, आज फारूक अब्दुल्ला के साहबजादे उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो आज श्रीनगर के मेयर हैं। श्रीनगर का एसएसपी भी उनको सलाम नहीं करता। और वहां पे असली एग्जीक्यूटिव पावर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जम्मू कश्मीर का न केवल विशेष राज्य का दर्जा छीना गया है, वो अब राज्य भी नहीं रहा, और वो यूनियन टेरिटरी हो गया है 5 अगस्त 2019 को, और वो भी 2 हिस्सों में बढ़ गया है। कार लद्दाख और लेह कारगिल अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो ये कहीं न कहीं वो कुंठा निकल रही है। और कश्मीर में पिछले 4 दशकों से कभी मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला। जब वो यूनियन टेरिटरी बना और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए, तब मनोज सिन्हा ने इस अन्याय को दूर किया, और करीब 38 साल बाद पिछले वर्ष जो है मुहर्रम का जुलूस निकला। इस वर्ष मुहर्रम जो है 25 या 26 जून को पड़ेगा, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो ये सब जो हो रहा है, ये जो इस्लाम की जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी है, और अब तक तो ये जो है केवल जो है भारत की बर्बादी की कामना करते थे, अब तो ये अरब देशों की बर्बादी की भी कामना हो रही है। और सोशल मीडिया पे सीओ की कैंपेन चल रही है कि दुबई बर्बाद हो गया, दुबई से लोग छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं, वहाँ एक्सोडस हो रहा है। और वहाँ पे तमाम जो काम धंधे थे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, या जो डिलीवरी बॉयज़ थे आपकी फूड कंपनीज़ के, जो घरों-घरों में भोजन पहुँचाते थे, दे आर जॉबलेस, उनके पास ऑर्डर नहीं है, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, और जो लोग स्थायी निवासी थे वो भी भाग रहे हैं। इसको लेकर के जो है हर्ष मनाया जा रहा है। लेकिन इस सारी एकता की के का जो ये जो पाखंड खड़ा किया जा रहा है, जो मूल बात है, सुन्नियों का जो सुप्रीम लीडर होगा, वो हमेशा खलीफा होगा। जो आखिरी खलीफा था टर्की का खलीफा उस्मानिया, या जिसको उस्मानिया सल्तनत कहा जाता था, और जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया था ऑटोमैन एम्पायर। और शियों का जो सुप्रीम लीडर होगा, वो हमेशा इमाम होगा, इमामत होगा, जैसे अयतुल्लाह है ईरान में। और शियों की मजहबी जो टॉप लीडरशिप को कहते हैं विलायत फ़क़ीह। विलायत फ़क़ीह पहले करबला के अयतुल्लाह सिस्तानी थे, अब वो बाद में अयतुल्लाह ख़मेनाई हो गए थे, अब आजकल कोई नहीं है। जो जो इस समय जो जो मुज्तबा ख़मेनाई, जो अयतुल्लाह ख़मेनाई के बेटे हैं, उनका स्तर अयतुल्लाह का भी नहीं है। अयतुल्लाह एक पदवी है, एक एक डिग्री है, जो कम से कम 50 साल बाद जो है कौम की रहनुमाई करने के बाद ही किसी को हासिल होती है। तो जो ईरान में हो रहा है, मैं कहूँगा कि ये जो है डिल्यूज़नल वॉर है, ये मज़हबी लड़ाई नहीं है, ये शिया-सुन्नी की लड़ाई भी नहीं है, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी की लड़ाई भी नहीं है। ये ये जो वर्तमान युद्ध हो रहा है, इज़राइल और ईरान के बीच में, जो जो धनुष की जो प्रत्यंचा है, ये पिछले 46 साल से खिंची हुई है। 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में हुआ था, और फ्रांस से जो निर्वासन का जीवन अयतुल्लाह ख़ुमैनी जी रहे थे, वो वापस तेहरान आए थे, और शाह ईरान को ईरान छोड़ के भागना पड़ा था, शाह ईरान रज़ा पहलवी को, और अयतुल्लाह ख़ुमैनी की वहाँ पे हुकूमत कायम हो गई थी। और मैं तो ये तब कह से रहा उनका ये हूँ कि नारा है। ये जो जी, ये जी। जो यहाँ छाती पीट रहे हैं, हाँ। इनका रिश्ता क्या है? कोई रिश्ते में लगते हैं क्या? या केवल रिश्ता इनका इनका रिश्ता यही मज़हब है। है कि मज़हब बस। केवल केवल मज़हब रिश्ता है इनका। अ अ, ये जो है ये जो है ये मामला केवल मज़हब का है। तो ये जो और तो दुनिया का विश्व का अकेला देश ईरान है, जो सभ्य समाज का सदस्य होने के लायक नहीं है। इसने खुलेआम कॉल दे रखी है कि हम इज़राइल का अस्तित्व, इज़राइल का नाम विश्व के मानचित्र से मिटा देंगे। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि यहूदी शैतान है, और एक भी यहूदी को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। और य और और जो इस्लामिक जो उलेमा बड़े हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं, जब तक एक भी यहूदी इस धरती पर है, तब तक कयामत नहीं आएगी, यानी डे ऑफ फाइनल जजमेंट नहीं आएगा। तो इस तरह की जो इलॉजिकल और इर्रेशनल बातें, अनसाइंटिफिक बातें, जिनका किसी भी विश्व के किसी भी देश में या अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई स्थान नहीं है, वो सारी बातें सुन्नियों का, शियों का सुप्रीम आइडियल हैं। ये इनके परम आदर्श हैं। अब आप बताइए इनसे कैसे जो है इन जैसी ताकतों के रहते
दुनिया विश्व में शांति कैसे रहेगी। और एक बात जो चर्चा कहीं नहीं हो रही है, ईरान की जो वर्तमान सरकार है आपके मुल्लाओं की, और हिटलर में केवल इतना ही अंतर है कि हिटलर के पास ना तो बैलिस्टिक मिसाइल थी, हिटलर के पास ना तो ड्रोन था, और ना ही हिटलर के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता थी। इस सरकार के पास तीनों है। और ये बात भी चर्चा कोई नहीं कर रहा कि ईरान की वर्तमान मुल्ला सरकार ने पिछले 45 सालों में पूरे विश्व में आतंकी गिरोहों का एक ग्रिड तैयार किया है, एक पूरा प्रॉक्सीज का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया है, जिसको पिछले 10 वर्षों में आईएसआईएस को जो खड़ा किया था अमेरिका ने, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसके जरिए उन्होंने जो सीरिया में जो शिया सरकार थी असद की, उसको हटाया। अब वहां पे हसन जोलानी जो आईएसआईएस का खूंखार आतंकवादी था, वो वहां का प्रेसिडेंट है। ईरान ने पिछले 45 सालों में लेबनान में शिया संगठन हिजबुल्लाह को खड़ा किया। ईरान ने पिछले 45 सालों में जो फिलिस्तीन जो जिहादी संगठन है हमास, उसको फाइनेंस किया। और ईरान ने यमन में सिविल वॉर कराया, उस देश को शिया सुन्नी में बांटा, और यमन शिया में जो शिया होती हैं उनका एक बड़ा जो है आतंकवादी जिहादी संगठन उन्होंने खड़ा किया। उसको उन्होंने ड्रोन्स प्रोवाइड किए, उसको उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड की है। तो ईरान ने जो एक नेटवर्क खड़ा कर रखा है ये आतंकवादी गिरोहों का, पाकिस्तान तो फिर भी छोटा है, ईरान असली एपिसेंटर है आतंकवाद का, ग्लोबल जिहादी आतंकवाद का। तो ये इतना बड़ा खतरा है, ये केवल ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये पूरे पश्चिम एशिया की, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, यदि वहां पे स्थायी शांति और स्थिरता कायम रखनी है और क्रूड ऑयल के दामों में के मूल्यों में भी स्थिरता कायम रखनी है, तो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल को प्रोडक्शन और फायरिंग कैपेसिटी है, ईरान की जो मैसिव कैपेसिटी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और फायरिंग की है, और ईरान की जो न्यूक्लियर बॉम्ब वो बनाने के बहुत करीब है, यदि उसकी इन 3 क्षमताओं को न्यूट्रलाइज नहीं किया गया, तो पश्चिम एशिया में स्थायी शांति बने रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सारी बातों का भारत के शियों से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो केवल अपनी जो है जो जो उनके रहबरे मुअज्जम हैं आयतुल्लाह खमेनी, जो अब दुनिया में नहीं है, बस उनके बताए रास्ते पे चलना है। और जब मजहब की राह में जब कोई आदमी दीवाना और कट्टर हो जाता है, तो उससे तर्क और तथ्य की भाषा में, लॉजिक की भाषा में, रीजन की भाषा में संवाद संभव नहीं रहता। तो आज उनसे संवाद नहीं हो सकता। और पागलपन में जिस तरीके से लोग पैसा डोनेट कर रहे हैं, आज ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, ईरान की करेंसी कोलैप्स हो चुकी है, पेपर वो एक रद्दी के टुकड़े के बराबर हो गई है। 1 करोड़ रियाल के वहां नोट छापे गए हैं, और 1 करोड़ रियाल की वैल्यू केवल 747 रुपए है। $1 की कीमत आज जो है अगर देखें इन टर्म्स ऑफ रियाल, तो 13,13,000 रियाल के बराबर $1 है। ये स्थिति है ईरान की। और और इसके चलते ईरान आज मजबूर हुआ है कि जो भी और शिप जो क्रूड ऑयल या एलपीजी कैरी कर रहे हैं, हर जो शिप वहां से पास हो रहा है, गुजर रहा है, वो उससे गुंडा टैक्स वसूल रहा है। और ये आज ही खबर आई है कि अराउंड $140 मिलियन ईरान की प्रतिदिन की कमाई इससे हो रही है। तो ये जो बिल्कुल ये सही बात। तो जिस मुहाने पे आज ईरान ने फंसा दिया है इस पूरे विश्व को, तो ग्लोबल इकोनॉमी में, क्रूड ऑयल की प्राइस की स्टेबिलिटी में, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इस वॉर ने पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और और अगर विश्व में शांति रखनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखनी है, अगर विश्व की अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने से रोकना है, तो ईरान की इस रजीम को अगर ना हटाए, तो भी इसकी जो घातक जो ताकत है मिसाइल की, ड्रोन की और न्यूक्लियर आर्म की, इसको न्यूट्रलाइज करना इसकी पहली कंडीशन है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव को क्या हुआ? ये योगी आदित्यनाथ से ज्यादा डरे हुए हैं या ओवैसी जिससे ज्यादा डरे हुए हैं? वो डरे हुए हैं ओवैसी से, लेकिन दिखाते हैं कि उनको डर योगी आदित्यनाथ से है।
आपने पहली बार जब स्कूटर चलाना सीखा था, तब आपको जिसने स्कूटर चलाना सिखाया होगा, उसने आपको ये बताया होगा कि जब पहला गियर लेना, तो धीमे-धीमे क्लच छोड़ना, अगर एकदम से क्लच छोड़ दोगे, तो स्कूटर झटका लेगा और अगला हिस्सा उठ जाएगा। वही राजनीति होती है। राजनीति में आप धीरे-धीरे क्लच छोड़ते हैं, पहला गियर लेते हैं, दूसरा गियर लेते हैं और जब गाड़ी चल पड़ती है तो तीसरे-चौथे गियर में आ जाते हैं। वो चाहे आपकी फ़ोर व्हीलर कार हो या स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो। तो ये सिद्धांत हर जगह समान रूप से लागू होता है। अखिलेश यादव की समस्या ये है कि उनको अभी तक क्लच छोड़ना नहीं आया। जबकि वो 5 बार एमपी हो चुके हैं, 5 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1.5 साल वो लीडर अपोज़िशन रह चुके हैं। अब आज वो संसद में लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, वो अब जैसे उनका जो पॉलिटिकल प्लान है पीडीए, ओरिजिनली उसका नाम है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन वो उसका हर दिन नया नाम देते हैं। कल उन्होंने नाम दिया कि जो है आपका पीडीए का मतलब है पी माने पीड़ित, डी माने दुखी, आ माने अपमानित, यानी पीडीए। तो पीड़ित, दुखी, अपमानित उनका हो गया। तो उनकी लाइन लेंथ तय नहीं है। ओवैसी से उनको सबसे बड़ी चिंता ये हो रही है कि सबसे घातक जो संदेश अखिलेश यादव के लिए आने वाला है, वो आने वाला है बंगाल से। ओवैसी ने लगातार जो है 2026 2025 में और 2020 में बिहार के सीमांचल में जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे इलेक्शन लड़ कर के अपनी ताकत दिखा दी है। और ओवैसी ने 2025 में ही अपनी ताकत दिखा दी है, महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में। अब बंगाल में जो जो ट्रेंड मुसलमानों की राजनीति का आ रहा है, मुसलमानों का अब ये क्षेत्रीय पार्टियों से मोह भंग हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि अब हम जो उनकी अब तक की प्रायोरिटी थी कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगी। तो ये काम करते उनको 35 साल हो गया। अब उनको ओवैसी में एक नई आशा की किरण दिखाई पड़ रही है कि अब हम अपनी पार्टी बनाएँगे और अपनी पार्टी बना करके हम बीजेपी को हराएँगे। और अब उन्होंने जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो वही है जो स्ट्रैटेजी कभी कांशीराम की थी 80 के दशक में बहुजन समाज पार्टी की, कि पहला चुनाव हम लड़ेंगे हारने के लिए, दूसरा चुनाव हम लड़ेंगे हराने के लिए, तीसरा चुनाव लड़ेंगे हम जीतने के लिए। तो इस बार जो है ओवैसी और हुमायूं कबीर और जो फुरफुरा शरीफ का जो मौलाना है बंगाल में, जिसने पिछले बार के चुनाव में बनाया था इस्लामिक सेकुलर फ्रंट या इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो तो ये 3 लोग मिलकर के अब उनको लग रहा है कि बंगाल में हमारा 28 से 30% हमारी आबादी है, कुछ इलाकों में और करीब 84 सीटों पर 293 सीटें बंगाल में हैं, उसमें 84 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। तो यहाँ पे हम अगर लड़ें और अपनी जो है मुस्लिम पॉलिटिकल ताकत को हम डेवलप करें, तो हम जो है ममता बनर्जी का साथ लिए बगैर हम बीजेपी से भिड़ सकते हैं। अगर यही एक्सपेरिमेंट अगर उत्तर प्रदेश में आ गया और ओवैसी या जो एसडीपीआई है, जो इस्लामी आतंकवादी संगठन पीएफआई की पॉलिटिकल ब्रांच है, पीएफआई माने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और केंद्र सरकार ने पीएफआई को तो बैन किया है, लेकिन एसडीपीआई को छुट्टा छोड़ दिया है। तो अगर ओवैसी यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल में जहां भी मुसलमान आबादी 20% या 30% के बीच में है, पश्चिम में तो तमाम सीटों पर 30% से ऊपर है। तो यदि अगर मुसलमान पॉलिटिकल पार्टीज की अगर इंडिपेंडेंट प्रेजेंस यूपी में कायम हो गई, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। इसके चलते अखिलेश यादव इस समय बौखलाए हुए हैं और उनकी लाइन एलेन बिगड़ रही है। अब वो बोल रहे हैं कि साहब जो है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भवन में बैठते हैं, लोक भवन, वो समाजवादी पार्टी ने बनाया। अब जब उनको बताया गया कि लोकसभा में जिसमें आप बैठ रहे हैं, वो तो मोदी ने बनाया है। तो उनके पास जवाब नहीं है। तब वो कहते हैं नहीं, वो जो पुराना वाला संसद भवन था वो अच्छा था। तो जब एक व्यक्ति जो 30 साल से पॉलिटिक्स में है, जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका है, वो एक किसी सरकारी भवन को सरकार द्वारा बनाना एक रूटीन काम है। अगर आपके जिले में
तहसील और थाने की बिल्डिंग बनती है, तो ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए एक सामान्य काम है जो होना चाहिए। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ महीने में आते हैं, और थाने की बिल्डिंग में सैनिटेशन हो, बरसात में बिल्डिंग में पानी लीक नहीं करना चाहिए, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पे पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, वहां पे पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पे थाने के जो पुलिसकर्मी है उनके बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। ये सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह होना ही चाहिए। अब कोई नेता बोले कि ये हमारी उपलब्धि है, तो ये बड़े चौंकाने वाली बात है। कलेक्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या आपका स्टेट का सचिवालय है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी ही चाहिए, किसी भी राज्य में होनी चाहिए, और अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं वो बिल्डिंग मैंने बनवाई। यूपी पुलिस किसी का भी जो सरकार के ये मैंने बेसिक बनवाया। बेसिक दायित्व हैं, ये किसी भी सरकार के। ये तो बेसिक ड्यूटी है गवर्नमेंट की। बिल्कुल। तो इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं वो? अच्छा, ये यही तो मैं बताइए। कह रहा हूँ कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि 10 साल हो गए, योगी जी का 10 बजट आ गए, और 2017 जुलाई में पहला सत्र हुआ था, उसके बाद से फरवरी 2026 में 10वां बजट आया, और योगी जी ने और हर साल आपको जानकारी है, विधानसभा लोकसभा के प्रथम सत्र का प्रारंभ संसद में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होता है। यो और उसके बाद संसद में, विधानसभा में इसकी चर्चा होती है, और नेता सदन यानी संसद में प्रधानमंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री उसका उत्तर देते हैं। योगी जी ने लगातार 10 साल समाजवादी पार्टी को जो है को बहुत कठोर आलोचना की है, 10 साल लगातार। और समाजवादी पार्टी अपने कर्मों से सरकार को इतना एम्यूनेशन प्रोवाइड कर देती है कि उस एम्यूनेशन का प्रयोग योगी जी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ किया है। इन 10 सालों में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में किसी ना किसी बहाने से हंगामा खड़ा करना, सदन की कार्रवाई को बाधित करने के अलावा क्या मुद्दे उठाए हैं? लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है। क्या कहा कि साहब वो जो है पिछड़ों का आरक्षण मारा जा रहा है, हक मारा जा रहा है सरकारी नौकरी में। अरे 2.5 लाख से ज्यादा नियुक्तियां ये सरकार कर चुकी है। और अब जैसे वो क्या बोलते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये पहली सरकार मैंने देखी है इस देश के आजाद होने के बाद, जब किसी सरकार के प्रमुख नेता को अपनी उपलब्धियों के बारे में स्वयं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता स्वयं अनुभव करती है। 24 घंटे बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, गुंडों से मुक्ति, वसूले से मुक्ति। अरे आपका मेरठ का सोतीगंज का बाजार कौन भूल गया होगा? जो जो सारी गाड़ियां जो जो एनसीआर में चोरी होके आती थी, वो वहां कटती थी, वहां बिकती थी। वो आज भी कह रहे हैं कि साहब वो टीवी वाले बिके हुए हैं। वो वो मुख्यमंत्री के जिले में मर्डर हो गया, आपने खबर नहीं दिखाई। क्राइम होगा, हत्या भी होगी, डकैती भी होगी, राहजनी भी होगी, महिलाओं के प्रति अपराध भी होंगे, लेकिन क्या वो सब सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। यदि अपराध हो रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब ये नहीं है कि साहब आप इस जाति या इस मजहब के हैं तो आप कुछ भी करके निकल जाएंगे और पुलिस चुपचाप देखती रहेगी। ऐसा अब नहीं है पिछले 10 सालों से यूपी में। तो लॉ एंड ऑर्डर का सीधा मतलब होता है कि पब्लिक प्लेस पे सामान्य व्यक्ति का कंफर्ट लेवल क्या है, पुरुष का क्या है, महिला का क्या है। तो कंफर्ट लेवल पहले से बहुत बेहतर है। अब हमें डर नहीं है रात में 11 बजे रेलवे स्टेशन से अपने घर आते समय कि कोई हमारे संग हादसा हो जाएगा। और एक होता है परसेप्शन और कॉन्फिडेंस। वो समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में योगी सरकार में हजारों गुने बेहतर है। ये बुनियादी बात है। लेकिन ये उसको काउंटर कैसे करते हैं कि वहां पे डकैती पड़ गई, वहां पे हत्या हो गई, वहां पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया। डोंट कोट एनी इंसिडेंट। जो पैटर्न था, अब यूपी में कोई अतीक अहमद नहीं है, ना होगा। यूपी में कोई मुख्तार अंसारी नहीं है, ना कोई होगा। यूपी में कोई सोतीगंज नहीं है जहां पे कोई भी गाड़ी चोरी करो और जाके वहां बेच दो और वो 15 मिनट में कट के बराबर हो जाएगी। यूपी में कोई सोतीगंज नहीं, या नहीं होगा। और उसी तरीके से स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली लड़कियां, या जो महिलाएं नौकरी करती हैं, उनके लिए सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा का भाव, वो सब जो आज यूपी में है, वो पिछले 30 साल में कभी नहीं था। तो ये बुनियादी बात है।
तो आज और इनके जब पास जब योगी जब आदित्यनाथ जब से या बीजेपी से लड़ने के लिए मुद्दा नहीं है। जब जब बड़े काम होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट के उद्घाटन होते हैं, तब तब इनकी पीड़ा कुछ और बढ़ती दिखाई देती है। कल जेवर का, ग्रेटर नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंच रहे हैं। ये तो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्री नहीं भी रहते हुए शायद ही कभी नोएडा गए हों, कभी लेकिन नोएडा नहीं गए। योगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तो, उनके मुख्यमंत्री काल में तो नोएडा के पता नहीं कितने अब तक उनके दौरे लग चुके होंगे, और जहां जहां प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वहां वो लगातार समीक्षाएं करते हैं। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। मुझे बताया गया कि अब ऑपरेशनल हवाई अड्डे ही 1.5 दर्जन के आसपास हैं, और कुल मिलाकर के 3-4 और निर्माणाधीन हैं। करीब 22 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। देखिए, कनेक्टिविटी के मामले में यूपी में बहुत काम हुआ है पिछले 9 सालों में। सबसे बड़ा काम हुआ है मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे। ये 600 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। अब मेरठ से आपको प्रयागराज पहुंचने में 6 घंटे का समय लगेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। और अभी तो ये तो केवल एक्सप्रेसवे है। अभी इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिंग हाईवे या इंटरचेंज जो बनेंगे, वो इस टोटल हाईवे की जो कुल लंबाई उससे ज्यादा लंबे होंगे। जो जो जेवर का एक्सप्रेसवे बन रहा है, जरा याद कीजिए, 2007 से 12 के बीच में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, नोएडा में लैंड एक्विजिशन को लेकर के 2 बार गोलियां चली थी। और उसमें सीधा ये था कि अगर जो आप जो किसान को जो कंपनसेशन देंगे, उसमें इतने 100 रुपए स्क्वायर मीटर जमीन बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। लेकिन ये जो नोएडा एयरपोर्ट में जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी ये है कि सरकार ने कहीं पे कोई लैंड एक्वायर नहीं की। लगभग 1400 हेक्टेयर लैंड सीधे आपके यमुना जो कंपनी फ्लोट की गई है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, उसने किसानों से बात की और आपसी सहमति के आधार पे उसका मूल्य तय किया। और लैंड की और उस लैंड की रजिस्ट्री, इस एयरपोर्ट को जो कंपनी बना रही उसके नाम हो गई, रजिस्ट्री हो गई। और उनके खाते में कंपनसेशन का पेमेंट हो गया। एक भी मामले में विवाद नहीं हुआ। और वरना जो पहले जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि वो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर एक नोटिस जारी करेगा, फिर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म, वो फिर नोटिस छपेगा अखबारों में, फिर आपत्तियां आएंगी, फिर सुनवाई होगी, और फिर महीनों की प्रक्रिया के बाद उसका जो है कंपनसेशन का भुगतान होता था। और ये इस एयरपोर्ट का पहला फेज है। अभी इसका सेकंड फेज भी आना है, और उसके लिए भी जो है भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इस एक्सप्रेसवे को नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे से भी ये जोड़ा गया है। और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उससे भी ये जोड़ा जा रहा है। और अब पूरे आगरा मंडल में, मेरठ मंडल में जितने लोगों को इंटरनेशनल फ्लाइट पे अगर पकड़नी होगी, वो दिल्ली की बजाय अब यहाँ जाएंगे जेवर के एयरपोर्ट। तो इस इलाके में आने वाले 5 सालों में इसने जो है उस इलाके का कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट की जो बुनियाद रखी है। और नोएडा एयरपोर्ट से उस इलाके में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको अयोध्या एक बार आना पड़ेगा। ये जानने के लिए आपको एक बार गोरखपुर आना पड़ेगा कि वहां कितना जो है परिवर्तन आया है। गोरखपुर का जो लिंक एक्सप्रेसवे है 90-92 किलोमीटर का, विद्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस इलाके की शक्ल बदल गई है। वही हाल अयोध्या में है। तो अब उस पूरे इलाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद, और जो वहां पे और जनवरी 22 2024 को राम मंदिर का वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था, वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। पिछले वर्ष नवंबर में उस मंदिर में ध्वजारोहण भी हो गया है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तो जो परिवर्तन आया है, जो परिवर्तन काशी में आया है, आने वाले 5 सालों में आप देखिएगा, ये जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है मेरठ से प्रयागराज, और ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस इलाके की शक्ल बदल जाएगी। तो और आप केवल जो है
आलोचना करिए, लेकिन अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, ये आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये अलाप और विलाप और प्रलाप कर रहे हैं, ये समस्या है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसका अर्थ क्या है? क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए ना। अमेरिका के और यूरोप के डिप्लोमैट्स जो है अपने अपने अपनी अपनी उंगली मुंह में डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये प्राइम मिनिस्टर बड़ा कमाल का डिप्लोमैट है। ये अमेरिका से भी ऑयल गैस ले रहा है, ये रशिया से भी ऑयल गैस ले रहा है, ये ईरान से भी ऑयल गैस ले रहा है, और ईरान जो है इंडिया के सारे शिप्स को अलाउ भी कर रहा है। और हम यार परेशान है, हम की यार कि जो है हमारा कहीं और जो अरब देश हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, वो परेशान है कि उनका ऑयल का शिपमेंट एक्सपोर्ट एकदम ठप हो गया है। भाई हम सबसे बात कर रहे हैं ना, और कांग्रेस चाहती है कि हम जो है केवल ईरान के साथ बात करें और बाकी सबको गाली दें। तो कांग्रेस को ये बाकी बताना चाहिए के देशों में जी, कुल मिलाकर के जी, हमारे 91 लाख लोग रहते हैं खाड़ी के देशों में। जी, जी, तो जी। हम केवल ईरान के साथ खड़े हो जाएं और उनका जीवन नहीं, खतरे में डाल दें। अगर भारत ईरान का साथ नहीं दे रहा है, तो 60 इस्लामिक स्टेट में एक देश का नाम बताइए जो ईरान का साथ दे रहा। बिल्कुल। दुनिया में पिछले पिछले 1500 साल में पहली बार हो रहा है कि ईरान नाम का तथाकथित इस्लामिक देश एक साथ 16 इस्लामी देशों पे मिसाइल बरसा रहा है, बम बरसा रहा है, ड्रोन बरसा रहा है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है 1400 सालों के इस्लाम की हिस्ट्री में। और ये कांग्रेस जो है चाहती है कि भारत दुनिया में अकेला पड़ जाए। यही हाल है साहब कांग्रेस का। और ये आपको, आपका अपना आकलन क्या है? इतना लंबा पत्रकारिता जीवन है आपका। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी वैचारिक तौर पर कभी परिपक्व हो पाएंगे क्या? सर, परिपक्व का सवाल नहीं है। उनको ये मालूम है कि वो केवल कॉस्मेटिक इश्यूज के ऊपर, दिखावटी विषय के ऊपर सरकार की आलोचना कर सकते हैं। सरकार का परफॉर्मेंस का, डिलीवरी का जो जो अपना रिपोर्ट कार्ड है, वो इतना स्ट्रांग है कि उसके आप उसको नकार नहीं सकते। और जो रही सही कसर थी, वो आपकी धुरंधर 1 और धुरंधर 2 फिल्म ने पूरी कर दी है। आज पूरे देश को समझ में आ गया है कि 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर ने नोटबंदी की घोषणा क्या की थी, क्यों की थी, और उसका देश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हुआ। ये आज सबको समझ में आ गया है ना। तो ये तो जिस तरीके से मई जून 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने पूरे देश में अभियान चलाया कि अब की बार बीजेपी सत्ता में आएगी, तो संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, और उनके झूठे अभियान का असर हुआ। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और वो 240 पे अटक गई। उनको अब भी यही लगता है कि नरेंद्र मोदी की साख पे लगातार हमला करते रहो, तभी हमारे लिए रास्ता निकलेगा। ये काम राहुल गांधी, अखिलेश यादव आज भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की तो खैर हिम्मत नहीं पड़ती है कि पीएम के बारे में बोलें, लेकिन राहुल गांधी यही कर रहे हैं। क्या क्या अंतर आया उनकी उनकी स्ट्रेटजी में, उनकी रणनीति में, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आपने इतना समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। दर्शकों को भी ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। नमस्कार।